नमस्कार सभी दर्शकों को। आज एक लाइन के साथ मैं अपने लेक्चर की शुरुआत करूंगा। वह लाइन क्या है कि तेरे गिरने से कोई तेरी हार नहीं, तू इंसान है कोई अवतार नहीं। तेरे गिरने से कोई तेरी हार नहीं, तू इंसान है कोई अवतार नहीं। उठ चल दौड़ फिर भाग मेरे बच्चे, उठ चल दौड़ फिर भाग मेरे बच्चे। मंजिल बहुत दूर है, पाना इतना आसान नहीं। इसको पाना इतना आसान नहीं। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको समझने के लिए आपको एकाग्रचित्त होकर के इस लेक्चर को सुनना होगा। टॉपिक का नाम है कोलाइड। हमारी जो यूनिट चल रही है सरफेस केमिस्ट्री, अगर उस सरफेस केमिस्ट्री को हम लोग ध्यान से देखें तो उसमें 90% हिस्सा बच्चों इस कोलाइड का ही है। 90% भाग कोलाइड का ही है और शेष 10% भाग में अन्य टॉपिक्स आते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला कोलाइड। और मैं केवल इसकी डिफिनीशन नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए कोलाइड समझाने वाला हूं। इसलिए सभी स्टूडेंट्स से मेरा आग्रह है कि जो कार्य आप कर रहे हैं उसको रोक दें और मेरी इस वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक देखें, ताकि एक एक पॉइंट आपकी समझ में आ सके और आप कोलाइड का एक एक पॉइंट समझकर उसे कभी भूल ना पाएँ, ऐसी मेरी गुजारिश है। मैं स्टार्ट करता हूं आज टॉपिक कोलाइड। सबसे पहला प्रश्न यही आता है बच्चों कि कोलाइड है क्या? कोलाइड किसे कहा जाता है? सबसे पहला प्रश्न यही हमारे माइंड में आता है कि कोलाइड किसे कहते हैं। इस प्रश्न को समझने के लिए बच्चों हमको कुछ पॉइंट्स क्लियर करने पड़ेंगे, तभी हम लोग बच्चों कोलाइड समझ सकते हैं। किताबों में नोट्स में सीधे कोलाइड की परिभाषा लिख देते हैं, हम लोग रट लेते हैं। लेकिन आज इस लेक्चर में आपको वो सारी बातें समझ में आएंगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसे समझेंगे, किस तरीके से मैं आज अपने लेक्चर में इसको समझाऊंगा, देखिएगा बच्चों। मैं यहाँ पर कुछ आपको पॉइंट क्लियर करके बताता हूँ और फिर आप सारी बातें समझ जाएंगे कि कोलाइड क्या है। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर कुछ पार्टीशन किए देता हूँ, कुछ भाग किए देता हूँ, जिनमें से मैं सबसे इधर आप देखिएगा जिस पॉइंट को लिखता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पर पॉइंट लिख रहा हूँ नमक प्लस पानी। बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना बच्चों। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? नमक प्लस पानी। यानी इस वाले भाग में बच्चों मैं नमक और पानी को मिला करके रखता हूँ। इतनी बात क्लियर हो गई। और सबसे लास्ट वाले भाग में बच्चों मैं मिट्टी और पानी को मिलाता हूँ। यहाँ पर मैंने किसको लिखा है? मिट्टी प्लस पानी। एक एक पॉइंट समझिएगा। देखिए बच्चों, फिर से एक तरफ मैंने नमक और पानी को लिखा है, एक तरफ मैंने मिट्टी और पानी को लिखा है। इतनी बात समझ में आ गई। और बीच में बच्चों मैं एक अन्य पॉइंट लिखता हूँ। वे पॉइंट क्या हैं? दूध, कमा रक्त और कमा एक और ले लेता हूँ क्रीम। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर 3 चीज़ें लिख देता हूँ। ये तीनों चीज़ें अलग हैं, दूध अलग है, रक्त अलग है और क्रीम अलग है। तो एक हिस्से में हमने क्या लिखा है? नमक और पानी को। दूसरे हिस्से में बच्चों हमने क्या लिखा है? दूध, रक्त और क्रीम को। और तीसरे हिस्से में हमने क्या लिखा है? मिट्टी प्लस पानी को। इतनी बातें समझ में आ गई सब लोगों के? पॉइंट समझिएगा। सबसे पहली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
सबसे पहली बात मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो नमक और पानी का जो घोल है, किसका घोल है बच्चों? नमक और पानी का। वीडियो जब देख रहे हो तो बच्चों मेरे साथ बोलते भी रहें ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर समझ में आ जाए। नमक और पानी के घोल में अगर आपसे पूछा जाए कि कणों का आकार कितना होगा, कणों का आकार कितना होगा, किसमें? नमक और पानी के घोल में कणों का आकार कितना होता है? तो बच्चों मैं बता दूं कि नमक और पानी के घोल में जो कणों का आकार है बच्चों भाई 1 नैनोमीटर से कम होता है। कितना होता है बच्चों? 1 नैनोमीटर से कम होता है। पॉइंट समझना बच्चों, नमक और पानी के घोल में कणों का आकार कितना होता है? 1 नैनोमीटर से कम होता है। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो आप बताइए। आपको ये बात पता होगी कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। मैं आपको बता देता चाहता हूँ कि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। तो नमक और पानी का जो घोल है उसमें कणों का आकार कितना होता है? 1 नैनोमीटर से कम होता है। इतनी बात समझ में आ गई। और दूसरी तरफ अगर आपसे कोई पूछे कि साहब मिट्टी और पानी के घोल में कणों का आकार कितना होगा, तो मैं यहाँ पर भी बात को लिखता हूँ, कणों का आकार। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि साहब कणों का आकार कितना होगा, तो बच्चों मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो कणों का आकार है वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। कितना होता है बच्चों? 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। नमक और पानी के घोल में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है और मिट्टी और पानी के घोल में कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। इतनी बात समझ में आ गई। बात आती है दूध, रक्त और क्रीम में। दूध, रक्त और क्रीम में कणों का आकार कितना होता है? तो मैं यहाँ पर भी बात को स्पष्ट कर दूं। दूध, रक्त या क्रीम में जो कणों का बच्चों आकार है, इसका जो कणों का आकार है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। ध्यान से सुनिए बच्चों, मैंने 3 कैटेगरी बना रखी हैं। पानी और नमक का घोल लिया है, दूध, रक्त और क्रीम को लिया है, मिट्टी और पानी के घोल को लिया है। तो नमक और पानी के घोल में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। मिट्टी और पानी में कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। दूध, रक्त और क्रीम में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। क्लियर हो गई? मैं बच्चों दूसरा पॉइंट लिख करके आपके सामने बात रखता हूँ। दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने क्या बताने जा रहा हूँ उसको सुनिएगा। यह जो नमक और पानी का जो घोल है बच्चों वह समांगी होता है। कैसा होता है? समांगी होता है। क्यों समांगी होता है, मैं उसके पीछे भी कारण बता दूं। इसके पीछे का कारण यह है कि आप जिस पात्र में नमक और जल को मिलाएंगे तो नमक पानी में पूरी तरीके से विलेय हो जाएगा, पूर्ण तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा। और जब पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा तब चाहे आप ऊपर का हिस्सा देखें, चाहे बीच का हिस्सा देखें अथवा लास्ट का हिस्सा देखें, तीनों में नमक समान रूप से घुला हुआ आपको मिलेगा। तीनों हिस्सों का स्वाद एक जैसा होगा। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि विलेय होने के पश्चात जो आपको घोल प्राप्त होगा वह कैसा होगा? समांगी होगा, क्योंकि नमक पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। मैं मिट्टी की तरफ जाता हूँ।
मिट्टी को अगर आप लोग जल में घोलेंगे तो आप देखेंगे कुछ समय के पश्चात जो मिट्टी है वो नीचे पात्र में बैठ जाएगी, मिट्टी नीचे पात्र में बैठ जाएगी। इस तरह की कंडीशन को आप लोग अपने आप देख सकते हैं। जल अलग हो जाएगा और मिट्टी अलग हो जाएगी, अर्थात मिट्टी समांगी ना होकर के विषमांगी होगी। मिट्टी और जल का जो मिश्रण होगा बच्चों कैसा होगा? विषमांगी होगा। क्यों होगा? क्योंकि मिट्टी पूरी तरीके से जल में नहीं घुलती है। इतनी बात समझ में आ गई सबकी। इसी प्रकार अगर हम लोग दूध, रक्त और क्रीम की बात करें तो जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए रक्त का, तो रक्त में RBC होती है, WBC होती हैं, प्रोटीन भी होता है, अन्य भी कई चीज़ें उपस्थित रहती हैं। लेकिन रक्त के प्रत्येक भाग में RBC, WBC और प्रोटीन्स की संख्या समान रूप से हो ऐसा संभव नहीं है। कहीं पर RBC ज़्यादा है, कहीं पर WBC ज़्यादा है, कहीं पर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा। इसका मतलब ये भी समांगी ना होकर के किस प्रकार की होंगी? विषमांगी होंगी। किस प्रकार की होंगी बच्चों? विषमांगी होंगी। जबकि नमक और पानी का घोल समांगी क्यों था? क्योंकि नमक पूरी तरीके से जल में डिजॉल्व हो गया था और किसी भी स्थान पर अगर आप देखें तो नमक पूर्णतः पानी में घुला है। आप ऊपर वाले हिस्से को चख कर के देखें, बीच वाले हिस्से को चख कर देखें अथवा लास्ट वाले हिस्से को चख कर देखें तो बच्चों तीनों जगह आपको स्वाद एक जैसा प्राप्त होगा। मैंने 2 पॉइंट को लेकर के आपके सामने अभी जिक्र किया है। तीसरा पॉइंट एक और लेता हूं मेरे बच्चों, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये सारी बातें मैंने आपके सामने क्यों बताई। तीसरा जो पॉइंट लेकर के आया हूं मैं आपके सामने, वो तीसरा पॉइंट यह है कि बच्चों नमक कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा, पूर्णतः डिजॉल्व हो जाएगा जल में, जिस कारण इसको नग्न आँखों से, जिस कारण उसको नग्न आँखों से नहीं देख सकते, नग्न आँखों से नहीं देख सकते। इतनी बात क्लियर है? नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। यहाँ तक अगर हम लोग अति सूक्ष्मदर्शी का भी उपयोग करें तो अति सूक्ष्मदर्शी से भी देख पाना कठिन है। अति सूक्ष्मदर्शी से भी देख पाना कठिन है। तीसरा पॉइंट मैंने आपके सामने लिखा है कि नमक और पानी का जो घोल है उसको यानी उसके जो कण हैं उनको नग्न आँखों से देख नहीं सकते। यहाँ तक अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी देख पाना कठिन है। अगर हम लोग दूध और रक्त या क्रीम की बात करें तो बच्चों हम लोग इसके भी कणों को नग्न आँखों से नहीं देख सकते। मैं यहाँ पर पॉइंट को लिखता हूँ, आप ध्यान से अपनी कॉपी पर नोट कर लें। नग्न आँखों से नहीं देख सकते, नग्न आँखों से नहीं देख सकते, परंतु अति सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। अति सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। और अगर मैं इधर आकर के बात करूं मिट्टी और पानी के मिश्रण को, पानी के घोल को, तब बच्चों हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इनको नग्न आँखों से देख सकते, नग्न आँखों से देख सकते हैं, नग्न आँखों से देख सकते हैं। बच्चों मैंने आपके सामने ये 3 कंडीशन रखी हैं। नमक और पानी को लेकर के मैंने 1, 2, 3 पॉइंट बताए। दूध, रक्त और क्रीम को लेकर के हमने 3 पॉइंट बताए।
और मिट्टी और पानी को लेकर के हमने 3 पॉइंट बताए। क्यों बताए मैं आपको बताता हूँ। बच्चों, जब कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, जब कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है तो जो घोल अपने को मिलता है, जो घोल अपने को मिलता है बच्चों, वह सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूशन का मतलब विलयन कहलाता है। विलयन की परिभाषा हम लोगों ने निकाल ली। विलयन किसे कहते हैं? एक नई परिभाषा मैंने निकाली है जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, उसको क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जैसे नमक और पानी का घोल। समझ में आ गया बात? हमने ये सारी बातें क्यों बताई? इसीलिए बताई ताकि आपको कुछ नए पॉइंट्स बता सकें। तो ऐसे या कह सकते हैं कि जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है तो उसे क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी तरफ देखिएगा बच्चों, जब कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, कितना बताया बच्चों मैंने? 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, तब उसको हम लोग निलंबन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? निलंबन कहते हैं। क्लियर हो गई बात? और जब कणों का आकार 1 नैनोमीटर से ज़्यादा और 1000 नैनोमीटर से कम होता है, 1 नैनोमीटर से ज़्यादा और 1000 नैनोमीटर से कम होता है, तब बच्चों अपने को जो प्राप्त होता है उसको हम लोग कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। तो मेरे बच्चों, मैंने ये 3 पॉइंट आपको इसलिए निकाल करके बताए हैं। आई होप अब आपके सामने सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं। आप एक एक पॉइंट को देखिएगा। तो विलयन किसे कहते हैं? जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, विलयन कहलाते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि अगर कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग निलंबन कहते हैं। और बच्चों, अगर कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है तो उसको हम लोग कोलाइड कहते हैं। इस पूरे टॉपिक में हम लोग कोलाइड पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग निलंबन को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन डिफिनीशन आप लोग समझ गए होंगे। निलंबन अस्थायी होता है। निलंबन कैसा होता है बच्चों? निलंबन अस्थायी होता है। अब आप पूछेंगे सर निलंबन अस्थायी क्यों होता है? क्योंकि बच्चों मिट्टी अलग हो जाती है। अगर आप जल में मिट्टी मिलाते हैं, मिट्टी अलग हो जाएगी, और जब मिट्टी अलग हो जाएगी तो इसका मतलब निलंबन अधिक देर तक नहीं टिकेगा। मिट्टी और जल को घोल तो दिया, लेकिन अगर आप रख देंगे तो मिट्टी अलग हो जाएगी, अर्थात निलंबन टिकने वाला नहीं है। यह जो निलंबन है ये टिकने वाला नहीं है। इसीलिए निलंबन कैसा होता है? अस्थायी होता है। तो देखिएगा बच्चों, मैंने कण के आकार के आधार पर आपको यहाँ पर 3 कैटेगरी बताई हैं। कणों के आकार के आधार पर मैंने आपके सामने 3 कैटेगरी रखी हैं। अगर कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम है तो विलयन बनता है। अगर कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक है तो निलंबन बनता है। और कणों का आकार अगर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है तब बच्चों उसको हम लोग कोलाइड कहते हैं। अर्थात कोलाइड के कण इतने भी छोटे नहीं होते कि वह विलयन बन जाए, और इतने भी बड़े नहीं होते कि वह निलंबन बन जाए। सारी बातें स्पष्ट हो रही हैं बच्चों। कोलाइड के कण इतने भी छोटे नहीं होते कि कोलाइड विलयन बन जाए, और कोलाइड के कण इतने भी अधिक बड़े नहीं होते कि वह निलंबन बन जाए। तो यह जो कोलाइड है यह कोई पदार्थ नहीं है, यह व्यवस्था है, यह अवस्था है। क्लियर हो गई बात? तो कोलाइड पदार्थ नहीं है। कोलाइड क्या है? कोलाइड एक अवस्था है। क्लियर है बात? किसकी अवस्था है? पदार्थ की अवस्था है। कोलाइड पदार्थ की एक अवस्था है जो किस पर निर्भर करती है? जो कणों के आकार पर निर्भर करती है। क्लियर हो गई बात बच्चों? तो कोलाइड क्या है आप लोगों को अब याद हो गया होगा। कोलाइड
कोई पदार्थ नहीं है। कोलाइड पदार्थ की एक अवस्था है जो किस पर निर्भर करती है, जो निर्भर करती है कणों के आकार पर। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तभी आपके सामने सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। आई होप आप सभी लोगों को यह पॉइंट समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, किस तरीके से हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं। मैंने आपके सामने कोलाइड की डिफिनीशन को लिख रखा है। कोलाइड को किस तरह से डिफाइन करेंगे, मैंने आपके सामने पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें स्पष्ट की हैं। अब हम लोग डिफिनीशन की बात करेंगे। देखिए क्या डिफिनीशन है बच्चों, कि कोलाइड एक पदार्थ नहीं है। कोलाइड एक पदार्थ नहीं है, परंतु पदार्थ की एक अवस्था है। कोलाइड पदार्थ नहीं है, मैंने बताया था भी आपको, परंतु है क्या, पदार्थ की एक अवस्था है जो किस पर निर्भर करती है, कणों के आकार पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है बच्चों, कणों के आकार पर निर्भर करती है। और कणों का आकार कितना होता है, ध्यान रखना बच्चों, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। इसी डिफिनीशन को इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे, कोलाइड्स नॉट अ मैटर। कोलाइड्स एक मैटर नहीं है, बट अ स्टेट ऑफ मैटर। लेकिन मैटर की यानी पदार्थ की एक स्टेट है, डिपेंड ऑन इट्स साइज, जो इसके साइज पर डिपेंड करती है। आई होप आपको डिफिनीशन क्लियर हो गई होगी। साइज कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। क्लियर हो गई बात। चलिए हम लोग आगे पॉइंट का जिक्र करते हैं। एक पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। मैं जो अब पॉइंट आपके सामने रखने जा रहा हूँ वे बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। किस पॉइंट का मैं जिक्र करूँगा, मैं आपके सामने सारी बात को स्पष्ट करता हूँ। जिस प्रकार बच्चों विलयन में 2 चीज़ें होती हैं, एक विलेय कहलाता है और दूसरा बच्चों विलायक कहलाता है। एक विलेय कहलाता है, एक विलायक कहलाता है। और जब विलेय को विलायक में डिजॉल्व किया जाता है, विलेय किया जाता है, तब जाकर के बच्चों विलयन का निर्माण होता है। ये बात आप सभी को पता है। विलेय होता है, विलायक होता है। विलेय कम मात्रा में होता है, इस बात को ध्यान रखना बच्चों, आगे काम आएगा। विलेय कम मात्रा में होता है और विलायक बच्चों अधिक मात्रा में होता है। विलेय कम मात्रा में होता है और विलायक अधिक मात्रा में होता है। और जब विलेय को विलायक में मिलाते हैं तब बच्चों विलयन का निर्माण होता है। ये जो जानकारी आपको पहले से ही थी, लेकिन अब मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ ये शायद आपको ना पता हो। कोलाइड में भी विलेय होता है और विलायक होता है। विलयन की तरह कोलाइड में भी विलेय होता है और विलायक होता है। लेकिन कोलाइड में जो विलेय है उसको बोलते क्या हैं बच्चों, मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ, उसको बोलते हैं परिक्षिप्त प्रवस्था। क्या बोलते हैं बच्चों, परिक्षिप्त प्रवस्था। ध्यान में रखना बच्चों, जब कोलाइड का जिक्र हो तो कोलाइड में विलेय को क्या बोलते हैं, परिक्षिप्त प्रवस्था बोलते हैं। और विलायक को क्या बोलते हैं बच्चों, परिक्षेपण माध्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिक्षेपण माध्यम बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सभी लोगों के, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? तो कोलाइड में भी विलेय और विलायक होते हैं, लेकिन कोलाइड के विलेय को परिक्षिप्त प्रवस्था बोलते हैं और विलायक को परिक्षेपण माध्यम बोलते हैं। जैसे हम लोग विलयन की परिभाषा देते हैं कि जब विलेय को विलायक में घोला जाता है या मिलाया जाता है तब विलयन बनता है। विलेय कम मात्रा में और विलायक अधिक मात्रा में। उसी तरह से कोलाइड की भी एक परिभाषा दी जा सकती है। क्या परिभाषा होगी कि जब परिक्षिप्त प्रवस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिलाया जाता है,
जब परिक्षिप्त प्रवस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिलाया जाता है तब किसका निर्माण होता है? कोलाइड का निर्माण होता है। क्लियर हो गई? परिक्षिप्त प्रवस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिलाने से जिसका निर्माण होता है कोलाइड कहलाता है। एक नई परिभाषा, परिक्षिप्त प्रवस्था कम मात्रा में होगी, परिक्षेपण माध्यम अधिक मात्रा में होगा। आई होप आप सभी को यहाँ तक सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। यहाँ तक अगर आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं तो बच्चों कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। तो कोलाइडी विलयन की परिभाषा एक और निकल के आ गई है कि परिक्षिप्त प्रवस्था में यानी परिक्षिप्त प्रवस्था को जब परिक्षेपण माध्यम में मिलाया जाता है तो कोलाइड बनता है। अब आप परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम ध्यान रखना, आगे बहुत नाम आएगा, इसलिए मैं यहीं पर स्पष्ट कर देता हूँ कि परिक्षिप्त प्रवस्था विलेय होती है किसमें? कोलाइड में, और परिक्षेपण माध्यम विलायक होता है किसमें? कोलाइड में। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। अब मैं आगे बात करता हूँ। अब बच्चों हम लोग जिस पॉइंट का जिक्र करेंगे वह पॉइंट है कोलाइडों का वर्गीकरण। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यह एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और एग्ज़ाम में आपको इस टेबल से कुछ ना कुछ मिलने वाला है। बच्चों कोलाइड का जो वर्गीकरण है उसके कई तरीके हैं, कई तरीके से कोलाइड को बांटा गया है। सबसे पहला जो तरीका मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ वह बच्चों परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर है। परिक्षिप्त प्रवस्था मैं पहले कह चुका हूँ, यह विलेय है, और परिक्षेपण माध्यम आप इसको विलायक मानेंगे। क्लियर हो गई? क्योंकि विलेय और विलायक को मिला करके ही जिस प्रकार विलयन बनता है, उसी प्रकार से परिक्षिप्त प्रवस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिलाने पर बच्चों कोलाइड बनता है। अब देखिएगा बच्चों, मैंने आपके सामने परिक्षिप्त प्रवस्था लिख रखा है और परिक्षेपण माध्यम लिख रखा है। परिक्षिप्त प्रवस्था में आप जैसे मान लेता हूँ, अगर आप परिक्षिप्त प्रवस्था में ठोस लेते हैं और परिक्षेपण माध्यम में भी आप ठोस लेते हैं, आपसे पूछा जाए कि आपके पास विलेय भी ठोस है और विलायक भी ठोस है, यानी परिक्षिप्त प्रवस्था भी ठोस और परिक्षेपण माध्यम भी ठोस, तो किस प्रकार के कोलाइड का निर्माण होगा? बच्चों जब दोनों चीज़ें ठोस हैं तो जो कोलाइड बनता है उसको ठोस सॉल कहते हैं। ये सॉल क्या चीज़ है मैं आपको आगे जिक्र करूँगा जब हम लोग अपना लेक्चर सेकेंड पढ़ेंगे, यानी इसके बाद का लेक्चर पढ़ेंगे, तब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो ठोस और ठोस यानी अगर परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ठोस के रूप में हैं तो जिस कोलाइड का निर्माण होता है उसको ठोस सॉल कहते हैं। जैसे कुछ रंगीन कांच, जैसे रत्न। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? आपसे पूछा जाएगा रंगीन कांच में परिक्षेपण प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम कौन सा है? तो ध्यान रखना है, रंगीन कांच में परिक्षिप्त प्रवस्था भी ठोस है और परिक्षेपण माध्यम भी ठोस है। दूसरा बच्चों एग्जाम्पल आपसे पूछ सकते हैं कि पेंट में या पेंट किस प्रकार का कोलाइड है? तो पेंट बच्चों सॉल है। क्या है? सॉल है। इसमें परिक्षिप्त प्रवस्था कौन सी है? ठोस है, और परिक्षेपण माध्यम कौन सा है? द्रव है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धुआं या धूल में परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम कौन कौन से हैं? तो परिक्षिप्त प्रवस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम गैस है। जब ठोस और गैस ये आपस में जुड़ेंगे तब बच्चों धुआं या धूल बनेगी, और धुआं या धूल किस प्रकार का कोलाइड है? एरोसॉल है। मैं इसको भी आगे एक्सप्लेन करूँगा। आपसे पूछ सकते हैं पनीर और जेली, इसमें परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या है? तो आपके सामने सारी बातें स्पष्ट हैं। कोहरा बहुत बार पूछा गया है कि कोहरा किस प्रकार का कोलाइड है? तो कोहरा बच्चों एरोसॉल है। एरोसॉल क्या होता है मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपको यहाँ पर परिक्षिप्त प्रवस्था
और प्रक्षेपण माध्यम के ये सारे पॉइंट नोट कर लेने हैं। मैंने बहुत ही बारीकी से आपके सामने एक एक पॉइंट को समझाया है। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से बच्चों, दूध में या दूध किस प्रकार का कोलाइड है, बहुत अधिक क्वेश्चन पूछा गया है। दूध किस प्रकार का कोलाइड है? तो बच्चों दूध एक पायस है। पायस मैं आपको बता दूं, एक काम करिएगा, हाथ में आप सरसों का तेल लीजिए और उसमें जल को मिलाइए। जब आप सरसों के तेल में जल को मिलाएंगे तो सफ़ेद रंग का छेप आपको प्राप्त होगा। बच्चों वही पायस कहलाता है। पायस के निर्माण में प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम कौन सा होता है? तो प्रक्षिप्त प्रवस्था भी द्रव रूप में होती है और प्रक्षेपण माध्यम भी बच्चों द्रव रूप में होता है, तब पायस का निर्माण होता है। आई होप आप यह कोलाइडी यानी कोलाइड्स का जो वर्गीकरण है उसको आप आसानी से आप कर सकते हैं। मैं ऐसी आपसे उम्मीद करता हूँ। तो आज के लेक्चर में मैंने कोलाइड और कोलाइड्स के वर्गीकरण का एक पॉइंट क्लियर किया है, आपकी समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ से कोलाइड की प्रत्येक पॉइंट की जानकारी आपको मिल गई है, उसका वर्गीकरण भी किस तरीके से किया जा सकता है, एक पॉइंट का मैंने जिक्र किया है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पॉइंट का जिक्र करूँगा। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए। और एक बात और बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें।